हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आपका हिंदी पेडागोजी जो है, मतलब जो आरएसटी का सिलेबस में 20 मार्क्स जो पेडागोजी दिया गया है, उसका वो 20 मार्क्स का सिलेबस जो है, उससे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम कंसेप्ट को भी समझेंगे। और ये पूरा जो है हिंदी में रहेगा, क्योंकि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जो एग्ज़ाम जो है, यानी कि दिसंबर में भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, वो हिंदी में आपका पेडागोजी रहेगा। निम्नलिखित में से आकलन का कौन सा तरीका शिक्षक को न केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने में इस गैप को समझने अपितु स्वयं के शिक्षण अधिगम को परखने में सहायता करता है। पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा एक आकलन में टीचर जो है बच्चे का सीखने में जो गैप रहता है उसको समझेगा, उसके साथ साथ अपना शिक्षण अधिगम को परखेगा। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा एक आकलन का तरीका में टीचर जो है बच्चे का सीखने में जो गैप रह रहा है उसको समझेगा, उसके साथ साथ शिक्षण अधिगम को, अपना शिक्षण अधिगम को वो परखेगा। यहाँ पर दिया है अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, तीन ऑप्शन में से अगर आप देखिएगा, यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा अधिगम के लिए आकलन होगा, क्योंकि अधिगम का आकलन नहीं होगा, अधिगम के रूप में आकलन भी नहीं होगा। अधिगम का आकलन होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये जो अधिगम का आकलन दिया है इसका मतलब होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट इज लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है कि बच्चे के सीखने में जो गैप रहता है उसको समझेगा, उसके साथ साथ शिक्षण अधिगम को, अपना शिक्षण अधिगम को परखेगा शिक्षक। तो ये आपका आ जाएगा किसके अंतर्गत? अधिगम के लिए आकलन जो है इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि जब शिक्षक छात्रों के सीखने में जो गैप रहता है उसको समझता है और अपना शिक्षण अधिगम को परखता है, तो वो कौन सा तरीका का आकलन के माध्यम से वो करता है, तो वो आपका हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, प्रायः रचनात्मक आकलन के रूप में जाना जाता है। ये एक एक वर्ड को याद रखिए। आपको इससे जो अभी जो क्वेश्चन आप किए हैं, ये श्योर क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आता है और इस पार्ट से श्योर क्वेश्चन आएगा, इस बार भी आया था। अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग प्राय रचनात्मक आकलन के रूप में जाना जाता है। तो अधिगम के लिए आकलन जो होता है उसको हम किस रूप में जानते हैं? रचनात्मक आकलन के रूप में जानते हैं। इस आकलन का उपयोग, ये जो रचनात्मक आकलन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बोला गया है, ये भी याद रखिए। अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। यहाँ पर वही बोला गया कि अधिगम के लिए आकलन जो है ये आपका रचनात्मक आकलन के रूप में जाना जाता है। इस आकलन का उपयोग विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में कक्षा में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया? ये जो रचनात्मक आकलन के रूप में किया जाता है अधिगम के लिए आकलन, इस आकलन का उपयोग विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार के लिए उपकरण के रूप में कक्षा में किया जाता है। यह आकलन शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के प्रतिपुष्टि के रूप में उपयोग करने के बारे में है। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिपुष्टि एक वर्ड है जिसका मतलब है फीडबैक। यह आकलन शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए प्रतिपुष्टि के रूप में उपयोग करने के बारे में है। तो मतलब ये जो आकलन जो आपका हो गया अधिगम के लिए आकलन जो है आपका, ठीक है, ये अधिगम के लिए आकलन जिसको हम रचनात्मक आकलन भी कहते हैं, ये आकलन शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए प्रतिपुष्टि के रूप में काम करता है। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक के रूप में उपयोग करने के बारे में है, जिसके द्वारा मतलब इससे क्या होता है, बच्चे अपना गलती को सुधार पाते हैं, टीचर अपना गलती को सुधार पाता है, या टीचर अपना जो तरीका होता है उसमें थोड़ा सा बदलाव ला पाता है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि यह आकलन जो है आपका रचनात्मक आकलन भी इसको बोलते हैं हम, और आपका अधिगम के लिए जो आकलन है ये शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के प्रतिपुष्टि के रूप में उपयोग करने के बारे में है।
जिसके द्वारा वे समझ सके कि वे अपने अधिगम की यात्रा में कहाँ हैं, कहाँ जाने की आवश्यकता है और वहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ये सारा याद रखिए, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके माध्यम से क्या होता है, वे समझ सकते हैं कि अपने अधिगम की यात्रा में कहाँ हैं वो, उन्हें कहाँ जाने की आवश्यकता है, वहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ठीक है, ये जो आपका है ये आपका जाएगा किसके अंतर्गत, रचनात्मक आकलन या अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अधिगम के आकलन के लिए सूचना या आंकड़े विभिन्न उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन से वे उपकरण या प्रक्रियाएं हैं, आपको बताना है। यह प्रश्न दिया गया कि अधिगम के आकलन के लिए सूचना या आंकड़े विभिन्न उपकरणों और प्रक्रिया का उपयोग करते हुए विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए जा सकते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप समझिएगा, इस तरह से घुमाकर थोड़ा क्वेश्चन देता है। अगर यहाँ बोला गया है कि अधिगम के आकलन के लिए सूचना या आंकड़े को एकत्र करने के लिए कुछ उपकरण और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीधा सीधा अगर आप समझिएगा इसको, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अधिगम के आकलन के लिए सूचना या आंकड़े का जो एकत्र करने के लिए बहुत सारा उपकरण और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से भी उपकरण या प्रक्रियाएं हैं आपको बताना है, जिससे क्या करते हैं, जो आकलन करने के लिए सूचना और आंकड़ा को एकत्र किया जाता है कुछ उपकरण और प्रक्रियाओं के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से वे उपकरण और प्रक्रियाएं हैं। उपलब्धि परीक्षा, कक्षा और अन्य गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी, परियोजना कार्य में छात्रों का प्रदर्शन। ठीक है, 3 ऑप्शन दिया गया कि उपलब्धि परीक्षा, एक तो आपका जाएगा क्या उपलब्धि परीक्षा, क्या ये उसके अंतर्गत जाएगा जिसमें हम क्या करते हैं, जो आकलन करने के लिए छात्रों पर आधारित कुछ सूचना या आंकड़ा का जो एकत्रित करने के लिए जो उपकरण या प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ये उपलब्धि परीक्षा जाएगा या नहीं, आपको बताना है। कक्षा और अन्य गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी, परियोजना कार्य का मतलब है प्रोजेक्ट वर्क, और आपका उपलब्धि परीक्षा का मतलब होता है अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिएगा ऑप्शन ए में दिया है केवल ए यानी कि उपलब्धि परीक्षा, ऑप्शन बी में दिया है 1 और 3, और ऑप्शन सी जो है उसमें दिया है तीनों। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर को देखिएगा, यहाँ पर ये तीनों ही हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कि जब हम आकलन के लिए जो सूचना और आंकड़ा यानी कि डेटा को जो हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एकत्र करते हैं, उस समय कुछ उपकरण और प्रक्रियाओं का हम इस्तेमाल करते हैं। आपको ये बताना है कि ये 3 जो है, ये 3 में से कौन सा वो उपकरण या प्रक्रिया के अंतर्गत जाएगा या तीनों जाएगा वो उपकरण या प्रक्रिया के अंतर्गत। तो आंसर अगर आप देखिएगा ये तीनों ही जाएगा वो उपकरण और प्रक्रिया के अंतर्गत। उपलब्धि परीक्षा, कक्षा और अन्य गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी, परियोजना कार्य में छात्रों का प्रदर्शन, ये तीनों ही आपका उपकरण या प्रक्रियाओं के अंतर्गत जाएगा जिसके माध्यम से हम कुछ सूचना या आंकड़े को एकत्रित कर सकते हैं आकलन के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है अधिगम का आकलन। ठीक है, हम अधिगम के लिए आकलन समझ चुके हैं, अब दिया अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन का मतलब है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसको हम योगात्मक आकलन कहते हैं। अधिगम का आकलन यानी कि हम उसको बोलेंगे योगात्मक आकलन, और अधिगम का आकलन का मतलब क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और ये योगात्मक आकलन का मतलब है समेटिव असेसमेंट और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये सब आप जानते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ है, वर्ड को चेंज कर दिया गया। आपका इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं आएगा, हिंदी में आएगा। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं हिंदी में आता है, तब आपके लिए ये सारा वर्ड को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसी में आपका मार्क्स कटेगा। वरना अगर पेडागोजी एंड इवेल्युएशन पार्ट आप अगर देखिएगा 20 मार्क्स जो आपका दिया गया RST में बहुत ईजी है, बस आपको समझना है,
वर्ड को याद रखिए, आंसर का सल्यूशन ढूंढना है। अधिगम का आकलन यानी कि हम उसको बोलेंगे योगात्मक आकलन। ये जो अधिगम का आकलन योगात्मक आकलन के रूप में जाना जाता है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारी, कौशल अधिग्रहण, शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, मापन और, तो ये याद रखिए, जब योगात्मक आकलन आएगा तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मूल्यांकन, मापन शब्द मिलेगा। ठीक है। अधिगम का आकलन जिसे हम योगात्मक आकलन के रूप में जिसे हम जानते हैं योगात्मक आकलन के रूप में, विद्यार्थियों के शैक्षणिक तैयारी, कौशल अधिग्रहण, शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, मापन और दस्तावेजीकरण करने के लिए विभिन्न तरीकों के उपयोग को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका मापन होगा, मूल्यांकन होगा, दस्तावेजीकरण होगा। ये तीन चीज़ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन वर्ड। दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, मतलब रिटिन रूप में हम कुछ तैयार करते हैं। तो दस्तावेजीकरण, मूल्यांकन, मापन, ये तीनों शब्द अगर आपका आए या तीनों में से कोई भी एक शब्द आए तो वो कौन से आकलन के अंतर्गत जाएगा, वो आपका आ जाएगा क्या, योगात्मक आकलन के अंतर्गत जाएगा। योगात्मक आकलन यानी कि जो आपका अधिगम का आकलन, ठीक है, अधिगम का आकलन जो है योगात्मक आकलन है। आप इस तरह से याद रखिए, योगात्मक आकलन जो है आपका समेटिव असेसमेंट है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है। बाकी आकलन जो है, अधिगम का आकलन जो है वो आपका होगा योगात्मक आकलन, और उसमें आपको मिलेगा दस्तावेजीकरण शब्द मिलेगा, मापन मिलेगा, मूल्यांकन मिलेगा। ये जो आकलन है, जो अधिगम का आकलन यानी कि योगात्मक आकलन, इसमें विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारी, कौशल अधिग्रहण, शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, मापन और दस्तावेजीकरण, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत जाएगा, योगात्मक आकलन के अंतर्गत जाएगा। आकलन के लिए आंकड़े एकत्र करने के सभी वैध तरीके हैं। ठीक है। तो आकलन के लिए आंकड़े एकत्र करने के लिए जो वैध तरीके, ठीक है, वैध तरीके, आकलन के लिए आंकड़े एकत्र करने के जो वैध तरीके हैं, वो अगर आप देखिएगा तो पहले आपका यहाँ पर दिया है उपलब्धि परीक्षण। ये उपलब्धि परीक्षण क्या है, ये परीक्षण किसी विशेष क्षेत्र में विद्यार्थी के ज्ञान और कौशल को मापने के लिए किया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में, ये याद रखिए, उपलब्धि परीक्षण क्या है, ये परीक्षण किसी विशेष क्षेत्र में विद्यार्थी के ज्ञान और कौशल को मापने के लिए किया जाता है, जो विद्यार्थी के प्रदर्शन पर मात्रात्मक आंकड़े, ये याद रखिए, मात्रात्मक आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। उपलब्धि परीक्षण को समझिए। ये परीक्षण किसी विशेष क्षेत्र में विद्यार्थी के ज्ञान और कौशल को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। विद्यार्थी के जो ज्ञान है, विद्यार्थियों का जो ज्ञान है और उनका जो कौशल है, उसको मापने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है, और जो विद्यार्थी के प्रदर्शन पर मात्रात्मक आंकड़े, ठीक है, मात्रात्मक आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, प्रदान करते हैं। तो मात्रात्मक आंकड़े प्रदान करते हैं किसमें, आपका जो है उपलब्धि परीक्षण में। ठीक है, याद रखिए। कक्षा और अन्य गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी, इसके बाद वाला पॉइंट क्या है, कक्षा और अन्य गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी। जो आपका उपलब्धि परीक्षण था उसमें क्या बताया गया कि उसमें मात्रात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, और किसी विशेष क्षेत्र में एक विद्यार्थी का जो कौशल है, उसका जो ज्ञान है, उसको परखा जाता है, और मात्रात्मक आंकड़े जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। किसमें, उपलब्धि परीक्षण में। अब क्या है ना, कक्षा और अन्य गतिविधियों में विद्यार्थी की भागीदारी, हम ये दोनों पॉइंट पढ़े थे। तो ये देखिए, कक्षा और ये सब सहायक बनता है किसमें, जब हम एक विद्यार्थी के लिए कोई सूचना या आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, तो ये सब हमें मदद करता है। कक्षा और अन्य गतिविधियों में विद्यार्थी की भागीदारी, विद्यार्थी की भागीदारी का अर्थ है उनकी समझ, समस्या समाधान कौशल, दूसरों के साथ कार्य करने की क्षमता। ठीक है, हो सकता है यही तीनों पॉइंट देकर आपसे पूछ ले कि किसके अंतर्गत जाएगा, तो ये होगा कक्षा और अन्य गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी के अंतर्गत जाएगा। क्या कि विद्यार्थी की भागीदारी का अर्थ है उनकी समझ, वो कैसे समझते हैं, समस्या समाधान का जो कौशल है उनके अंदर, दूसरों के साथ कार्य करने की क्षमता। ठीक है, ये आपका जाएगा कक्षा और अन्य गतिविधियों में विद्यार्थी की भागीदारी में, विद्यार्थियों की भागीदारी।
परियोजना कार्य में विद्यार्थियों का प्रदर्शन। अब दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है ये कि परियोजना कार्य में विद्यार्थियों का प्रदर्शन। अब परियोजना कार्य में विद्यार्थियों का प्रदर्शन में आप देखिएगा, परियोजना पर आधारित आकलन एक विद्यार्थी की क्षमताओं का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है। मतलब समग्र दृष्टिकोण मतलब बहुत सारे को इसमें इंक्लूड करके वो एक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेगा, जिसमें योजना, कार्यान्वयन, समस्या समाधान, सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव, सहयोग और सीखे गए ज्ञान का अनुप्रयोग शामिल है। किसके अंतर्गत ये सारा शामिल है? आपका परियोजना कार्य। परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बोला गया कि परियोजना पर आधारित आकलन एक विद्यार्थी की क्षमताओं का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें योजना, कार्यान्वयन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, सहयोग और सीखे गए ज्ञान का अनुप्रयोग शामिल है। ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको एक एक वर्ड को अच्छे से याद रखना है और किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्चुअली हुआ ये है कि ये जो इस पीपीटी जब बना था ना, तब आपका क्वेश्चन को टाइप करने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दी थी, जिस वजह से क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आप देखिएगा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके लिए ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा, यहाँ दिया है छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। प्रतिस्पर्धा की भावना, आप देखिए प्रतिस्पर्धा की भावना जो दिया है इसका मतलब होता है कंपटीशन। हमें तो छात्रों में कंपटीशन नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन करें ये हम नहीं चाहते हैं क्लासरूम में। छात्रों में असफलता का डर पैदा करना, डर पैदा करते हम बच्चों में कि तुम लोग असफल हो जाओगे, ये भी नहीं करना है। छात्रों को असफल के रूप में वर्गीकृत करना, वर्गीकृत कर दे, कैटेगरी में डिवाइड कर दे कि ये वाला जो है अच्छा पढ़ता है, ये वाला बुरा पढ़ता है, ये असफल है, ऐसा तो हम नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा ये तीनों पॉइंट आपका कट गया, तो बचा कौन लास्ट में? ये लास्ट पॉइंट। अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति और चुनौतियों को समझना, ये आपका हो जाएगा उद्देश्य। किसका उद्देश्य है? मूल्यांकन का। ठीक है, याद रखिए अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति और चुनौतियों को समझना जो है ये एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य बनेगा मूल्यांकन का। क्वेश्चन था आपका, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये आपका प्रश्न था, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अगर हम आंसर को देखेंगे तो आंसर आपका बनेगा लास्ट पॉइंट जो है अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति और चुनौतियों को समझना, ये आपका हो जाएगा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। अब देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की अधिगम की प्रक्रिया में प्रगति और चुनौतियों का समझना है। ये शिक्षकों और छात्रों के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग इस तरह से करना महत्वपूर्ण है जो निष्पक्ष और सहायक हो। मतलब ये बोला गया कि हम जो अधिगम की प्रक्रिया में प्रगति और चुनौतियों को समझेंगे कि कौन कौन सा चुनौतियों वाला पार्ट है वहाँ पर, और कौन कौन सा स्तर पर बच्चे प्रगति कर रहे हैं, और कौन कौन से हिस्सा जो है अधिगम का इनके लिए चुनौती बन रहा है। तो उसमें हमें क्या करना है उसको तो हम समझेंगे, समझने के साथ साथ शिक्षक को इस बात का ध्यान देना है कि ये निष्पक्ष रहे। मतलब हम किसी एक के तरफ झुके हुए ना रहें, सारे स्टूडेंट हमारे लिए इक्वल हो और उन्हें जैसे सहायक पहुंच पाए। मतलब जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं इससे फायदा बच्चों का भी हो। ठीक है, ये शिक्षकों और छात्रों के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। ये शिक्षक के लिए भी और छात्रों के लिए भी मूल्यवान उपकरण होगा। अब देखिए, टीचर जो होते हैं फैसिलिटेटर होते हैं, तो हमें अगर पता चले कि एक बच्चा का यहाँ पर प्रॉब्लम रह रहा है, वो यहाँ पर पढ़ने में उसको दिक्कत हो रहा है, हम अगर ये प्रॉब्लम को जान पाए तो उनको क्या करेंगे? सल्यूशन देंगे। बच्चे अगर इस चीज़ को समझ पाए कि उनका इसी में मार्क्स कट रहा है या बच्चे का इसी में गलती हो रहा है, ठीक है, बच्चे का इसी में गलती हो रहा है, क्योंकि सिर्फ मार्क्स पर भी फोकस करना सही नहीं है। तो इस पर गलती हो रहा है, बच्चे को अगर बता दिया जाए ये पार्ट में तुम्हारा गलती हो रहा है, बच्चे भी उसको सुधार करेगा। टीचर को अगर पता चल जाए इस तरह से वो गलत कर रहा है तो उसको टीचर भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे सुधारने का। इसलिए बोला गया कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की अधिगम की प्रक्रिया में
प्रगति और चुनौतियों को समझना है। ये शिक्षकों और छात्रों के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है, दोनों के लिए, शिक्षक के लिए भी छात्रों के लिए भी। इसे सारा लाइन को याद रखिए, इससे आपको आएगा कि कौन सा एक सही नहीं है तो वहाँ पर आप हटाइएगा, या कौन सा सही है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है मूल्यांकन के लिए। इसका उपयोग इस तरह से करना महत्वपूर्ण है जो निष्पक्ष और सहायक हो। किसको सहायक पहुँचे? बच्चों को सहायक पहुँचे। और मूल्यांकन इस तरह से हो कि हम परख पाए और बच्चों को सहायता प्रदान कर पाए। और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, एक की तरफ झुके हुए हम ना रहें। आकलन छात्रों के अधिगम के बारे में जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है। तो आकलन क्या है? आकलन के बारे में भी आ सकता है। आकलन छात्रों के अधिगम के बारे में जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया किस विषय में? अधिगम के बारे में। छात्रों के अधिगम के बारे में जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है अधिगम। इसका उपयोग छात्र उपलब्धि को मापने, उपलब्धि यानी कि छात्र जो है कितना अचीव किया है, छात्र शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने और भविष्य में निर्देश की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया? यह जो आकलन है, यह आकलन क्या है? न बच्चों का उपलब्धि को मापने, छात्र शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने, भविष्य के निर्देश की योजना बनाने के लिए किया जाता है। ये जो आकलन है, आकलन क्या है? एक प्रक्रिया है। आकलन कई प्रकार के होते हैं। अब अगर आप आकलन को देखिएगा, ये कई प्रकार के होते हैं। सृजनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन। ठीक है, आकलन कई प्रकार के होते हैं। सृजनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन। अब एक एक करके भी उसको समझेंगे। ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि आकलन किया जाता है उपलब्धि को, बच्चों का उपलब्धि को मापने के लिए, छात्र की शक्ति और कमजोरियों का पहचान करने के लिए और भविष्य के निर्देश की योजना के लिए आकलन किया जाता है। और इसके बाद में आकलन का प्रकार अगर आप देखिएगा, सृजनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन। अब यहाँ पर एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले जो हम समझेंगे ये आपका सृजनात्मक आकलन को समझेंगे। सृजनात्मक आकलन क्या होता है? इसका उपयोग छात्रों को उनकी प्रगति पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए दिया है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि मतलब होता है फीडबैक। तो सृजनात्मक आकलन में क्या होता है? इसका उपयोग छात्रों को उनकी प्रगति पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए किया जाता है। वो जो प्रगति कर रहे हैं उस पर फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है उन्हें, किनको? छात्र को, सृजनात्मक आकलन में। इसका उपयोग आमतौर पर छात्रों को अधिगम और सुधार करने में मदद करने के लिए नियमित आधार पर किया जाता है। ये किस आधार पर किया जाता है? किस तरह से किया जाता है? नियमित आधार पर, मतलब लगातार उन लोगों को फीडबैक दिया जाता है, लगातार उनको बताया जाता है, लगातार सुधार करने का प्रयास किया जाता है। किसके माध्यम से? सृजनात्मक आकलन के माध्यम से। और एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिए। सृजनात्मक आकलन का प्रयोग जो है छात्रों को उनकी प्रगति पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। इसका उपयोग आमतौर पर छात्रों को अधिगम और सुधार करने में मदद करने के लिए नियमित आधार पर किया जाता है। वो जैसे अपने अधिगम में किस तरह से सुधार कर पाए और अधिगम को और अच्छे तरीके से कर पाए, इसके लिए नियमित आधार पर ये जो सृजनात्मक आकलन किया जाता है और इसी के माध्यम से बच्चे को प्रतिपुष्टि प्रदान किया जाता है। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्रदान किया जाता है। अब आया योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन क्या है? योगात्मक आकलन का उपयोग किसी इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही है समेटिव असेसमेंट के बारे में, आपको बस याद रखना है। समेटिव असेसमेंट जो है वही आपका योगात्मक आकलन है। योगात्मक आकलन का उपयोग किसी इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में, ठीक है, ये जो अंत में दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योगात्मक आकलन हम किसी भी इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में करते हैं। छात्र की उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर ग्रेड आवंटित करने के लिए किया जाता है। तो ये एक चीज़ याद रखिए, उपलब्धि को मापने के लिए योगात्मक आकलन का हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ ग्रेड आवंटित करने के लिए, ग्रेड को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम योगात्मक आकलन करते हैं, ग्रेड को आवंटित करने के लिए। इसके बाद देखिए हम लोग जो आपका जो है
योगात्मक आकलन तो समझ गए। अब देखिए निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन क्या है? इसका उपयोग छात्र की शक्तियाँ और कमजोरियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर किसी इकाई या पाठ्यक्रम की शुरुआत में भविष्य के निर्देश की योजना बनाने के लिए किया जाता है। तो ये याद रखिए, ये निदानात्मक आकलन के बारे में बोला गया है कि इसका उपयोग छात्र की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग जो है आमतौर पर किसी इकाई या पाठ्यक्रम की शुरुआत में होता है। ठीक है, तो ये आरंभ में होता है, इस चीज़ को याद रखिए। निदानात्मक आकलन के बारे में बोला गया कि इसका उपयोग जो है छात्र की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर किसी इकाई या पाठ्यक्रम की शुरुआत में भविष्य के निर्देश की योजना बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए, एक उद्देश्यपूर्ण आकलन में निम्नलिखित विशेषताएं। तो आपको बताना है कि एक उद्देश्यपूर्ण आकलन में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। यहाँ देखिए दिया है, इससे छात्रों में डर और तनाव बढ़ता है। अब देखिए, आकलन से छात्रों में डर और तनाव बढ़ना, ये क्या एक मतलब एक आकलन का उद्देश्य ये होना चाहिए क्या कि बच्चों में जो है तनाव या डर पैदा करना? ये छात्र और शिक्षकों के लिए प्रतिपुष्टि के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, छात्र और शिक्षकों के बीच में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक के रूप में कार्य करता है आकलन। पहला ऑप्शन में जो दिया था छात्र में डर और तनाव, ये नहीं होगा। उसके बाद ये केवल वर्ष के अंत में किया जाता है। आकलन सिर्फ वर्ष के अंत में तो नहीं किया जाता। छात्रों के बीच अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन होना। छात्रों के बीच में अंतर करने के लिए तुलनात्मक, हमें तुलना नहीं करना, कंपेयर नहीं करना है। कभी नहीं बताना कि वो वाला अच्छा है, ये वाला खराब है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। ये छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रतिपुष्टि के रूप में कार्य करता है। क्या? आकलन। आकलन का एक उद्देश्य ये हो सकता है कि छात्र और शिक्षकों के बीच में प्रतिपुष्टि का कार्य करता है। ठीक है, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में आकलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिगम का आकलन एक शिक्षक को अपने शिक्षण को बेहतर तरीके से डिजाइन करने और शिक्षार्थी को उसके अधिगम की प्रगति को जानने में मदद करता है। तो क्या बोला गया यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आकलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिगम का आकलन एक शिक्षक को अपने शिक्षण को बेहतर तरीके से डिजाइन करने में, ठीक है, अधिगम का आकलन एक शिक्षक को अपने शिक्षण को बेहतर तरीके से डिजाइन करने में, शिक्षार्थी को उसके अधिगम की प्रगति को जानने में मदद करता है। शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी जो है, उनके अधिगम की प्रगति को जानते हैं वो लोग, और उसके साथ साथ शिक्षण में बेहतर तरीके से जो है शिक्षक कैसे अपना शिक्षण को डिज़ाइन करे, वो किसके माध्यम से वो कर पाता है? आकलन के माध्यम से कर पाता है। आकलन उसको इसमें मदद करता है कि एक शिक्षक अपना शिक्षण को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर पाए, प्रस्तुत कर पाए, और शिक्षार्थी अधिगम की प्रगति को जान सके। ठीक है, अपने अधिगम की प्रगति को जान सके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डेस में माप की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवसर देती है। तो डेस में माप की भूमिका, ठीक है, ये पूछा गया है आपको, मूल्यांकन से रिलेटेड ये एक प्रश्न है। डेस तरह के मूल्यांकन में माप की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन का एक संपूर्ण अवसर देती है। निष्पादन मतलब क्या है? करने का। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में ही देखिए माप दिया गया है, और आपको बताई थी मैं कि दस्तावेज, माप, मूल्यांकन, ये सब किसके अंतर्गत जाएगा? आपका योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो बी होगा। मूल्यांकन छात्र की प्रगति और उपलब्धि के साक्ष्य एकत्र करने, विश्लेषण और व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन क्या है? छात्र की प्रगति और उपलब्धि के साक्ष्य एकत्र करने, विश्लेषण और व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। आपसे पूछा जाएगा कि छात्र की प्रगति, उपलब्धि के साक्ष्य एकत्र करने, विश्लेषण और व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है? तो वहाँ पर आप लोग आंसर बनाइएगा क्या? मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन को यहाँ पर बोला गया है कि छात्र की प्रगति, उपलब्धि के साक्ष्य एकत्र करने में, विश्लेषण और व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में माना गया है किसको? मूल्यांकन को। अब देखते हैं हम मूल्यांकन के प्रकार। अगर मूल्यांकन के प्रकार को आप देखिएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन है। निर्माणात्मक यानी कि फॉर्मेटिव। शिक्षण प्रक्रिया में
सफलता और असफलता से संबंधित लगातार प्रतिक्रिया प्रदान करना। अब देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता है, वो एक मतलब आपका जब कोई भी एक सेशन का कंटिन्यू में वो हो सकता है, कोई क्लास का कंटिन्यू में हो सकता है। तो यहाँ देखिए दिया है सफलता और असफलता से संबंधित लगातार प्रक्रिया, इसका उपयोग अधिगम के दौरान छात्रों की सीखने की, ये एक लगातार प्रक्रिया याद रखिए, अधिगम के दौरान, ये दोनों ही याद रखिए, आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये। तो सफलता और असफलता से संबंधित लगातार प्रतिक्रिया प्रदान करना है, जो आपका क्या है, ये निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है। उसके साथ साथ सीखने की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है अधिगम के दौरान, अधिगम के दौरान, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आप लोग पढ़े थे फॉर्मेटिव असेसमेंट में, वही यहाँ पर दिया है, अधिगम के दौरान छात्रों की सीखने की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है। तो अधिगम के दौरान छात्रों की सीखने की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, और उसके साथ साथ लगातार प्रतिक्रिया प्रदान किया जाता है सफलता असफलता से रिलेटेड। योगात्मक मूल्यांकन क्या है? योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कार्यान्वित कार्यक्रम के समग्र प्रभाव का आकलन करना है। ये प्रमाण पत्र देने वाली ग्रेडिंग में उपयोगी है। तो प्रमाण पत्र देने वाले ग्रेडिंग में उपयोगी कौन सा है? ये प्रमाण पत्र देने वाली ग्रेडिंग में उपयोगी है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये योगात्मक के बारे में बोला गया है, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ये जाएगा, जिसमें प्रमाण पत्र दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है। अब देखिए, योगात्मक मूल्यांकन के यहाँ पर उद्देश्य भी दिया गया है। यह निर्धारित करता है कि छात्र ने किसी विशेष पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया या नहीं। ठीक है, क्योंकि यह अंत में होता है, तो इसलिए ये जो योगात्मक मूल्यांकन है, ये निर्धारित करता है कि छात्र ने किसी विशेष पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया या नहीं, क्योंकि ये एंड में होता है योगात्मक मूल्यांकन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समाप्त होने पर, अब ये देखिए यहाँ दे दिया गया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समाप्त होने पर योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समाप्त होने पर योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इससे क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है, तो आप याद रखिए योगात्मक मूल्यांकन। अब देखिए नैदानिक मूल्यांकन। ये नैदानिक मूल्यांकन क्या है? समस्याओं को तुरंत ठीक करने में मदद करता है, समस्याओं को तुरंत ठीक करने में मदद करता है। ये नैदानिक से इस बार क्वेश्चन आया था आरएसटी में, सबसे आया था, योगात्मक से आया था, नैदानिक से आया था, आपका निर्माणात्मक से आया था। बात ये है कि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए होंगे तो गलत किए होंगे, नहीं तो क्वेश्चन ईजी था। समस्याओं को तुरंत ठीक करने में मदद करता है, जिससे कार्यक्रम गतिविधि में सुधार होता है। ये मूल्यांकन कार्यक्रम के किसी भी समय कार्यक्रम में हो रहे कुछ भी गलत को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो कार्यक्रम में होने वाले कुछ भी गलत को इंगित करना जो है वो किसके अंतर्गत जाएगा? आपका नैदानिक मूल्यांकन के अंतर्गत जाएगा। और नैदानिक मूल्यांकन जो है ये किसी भी समय पर किया जा सकता है, जब आपका कोई कार्यक्रम या कोई भी जो आपका क्या बोल सकते हैं अधिगम की प्रक्रिया के किसी भी समय पर हो सकता है, जहाँ पर कुछ गलत हो तो गलत को इंगित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? ये एक और एक क्वेश्चन है कि योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शंस को अगर देखिएगा, ये पता करना कि एक छात्र ने समय के साथ और विभिन्न कार्यों में कितना अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, ये एक ऑप्शन दिया है। सीखने की सुविधा प्रदान करें और ग्रेड प्रदान नहीं करें। तो देखिए, ग्रेड प्रदान नहीं करे दिया है। आपको पता है योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, ग्रेड प्रदान किया जाता है, तो नहीं करें, ये नहीं होगा। ऐसे छात्र की खोज करना जिन्हें बाकी छात्रों के साथ रहने में कठिनाई हो रही है। तो ये जो हुआ कि ऐसे छात्र की खोज करें जिन्हें बाकी छात्रों के साथ रहने में कठिनाई हो रही है। एक क्लासरूम देखिए, क्लासरूम में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा को किसी से प्रॉब्लम हो रहा है तो वो प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है। हम प्रॉब्लम का सल्यूशन ना ढूंढते हुए उसको अगर अलग बिठा दे तो ये सल्यूशन नहीं होगा, और एज ए टीचर आपको ये कभी नहीं करना है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए डी ऑप्शन में दिया है अगली इकाई के लिए प्रगति को जानना। अगली इकाई के लिए प्रगति को जानना, तो अगली इकाई के लिए प्रगति को जानना डी ऑप्शन में दिया। लेकिन ए ऑप्शन में आपका क्या दिया है? यह पता करना कि एक छात्र ने समय के साथ और विभिन्न कार्यों में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ज़्यादा सब सही होगा आपका ए ऑप्शन, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है ए है। आपका योगात्मक मूल्यांकन का एक उद्देश्य हो सकता है कि यह पता करना कि एक छात्र ने समय के साथ और विभिन्न कार्यों में कितना अच्छा प्रदर्शन किया। तो यहाँ तक था आपका जो पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट से कुछ क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस किए हैं, कंसेप्ट को भी इसी में ही समझे हैं, जो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ तक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फोर्थ आरएसटी देखिए, थर्ड आरएसटी का दिसंबर में एग्ज़ाम होने का डेट शीट तो रिलीज़ हुआ है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कुछ जगह पर सुनने पर आ रहा है कि हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो। तो जो भी हो, थर्ड आरएसटी हो सकता है आपका दिसंबर में री एग्ज़ाम हो या फिर नहीं हो, जो भी हो पता चल जाएगा आप लोगों को। फोर्थ आरएसटी के लिए अगर आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना है या फिर ओस्टेट के लिए अगर आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। और अगर थर्ड आरएसटी दिसंबर में री एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, जो कमेंट में नंबर दिया जाएगा उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कीजिए। इस तरह से खुद को तैयार कीजिए कि चाहे OSSC से धोखा मिले या किसी और से, आप तैयार रहें।